नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम साख्या स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बताया जाता है कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है असफलता का कारण होता है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं बिजली के बारे में बात। 20वीं सदी अमेरिकी वैज्ञानिक श्री थॉमस एडिसन साहब ने बल्ब जलाकर दिखाया था। दोस्तों, पहला जो बल्ब जला था 20वीं सदी में थॉमस एडिसन साहब के द्वारा जलाया गया था। और आप देख पा रहे हैं कि बिजली का आज बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। लाखों लोग आज बिजली के द्वारा फायदा ले रहे हैं, सैकड़ों और हजारों लोग बिजली के माध्यम से रोजगार ले रहे हैं और आज के समय में ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। अगले नेटवर्क की हम बात करते हैं, रेलवे के नेटवर्क के बारे में हम बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि लाखों लोग रेल में सफर करते हैं और लाखों लोग रेलवे के जरिए लाखों और हजारों लोग रोजगार ले रहे हैं। और अगर इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। जब शुरुआत में ट्रेन चालू हुई थी तो उस समय ट्रेन में केवल 14 डिब्बे थे और जो पहली ट्रेन थी वह 34 किलोमीटर की जर्नी उसने की थी। दोस्तों, दूसरे प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, दुनिया का ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। गूगल के बारे में अगर हम बात करें तो गूगल का भी आज के समय में बहुत बड़ा नेटवर्क है। गूगल की शुरुआत के बारे में बात करें, 4 सितंबर 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। दो दोस्तों के द्वारा, लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों, गूगल भी आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। गूगल के द्वारा आपको कोई भी समस्या का हल गूगल के माध्यम से आपको मिल सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक की शुरुआत की अगर बात करें, 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की शुरुआत हुई थी। इंस्टाग्राम की शुरुआत की बात करें 6 अक्टूबर 2010 को हुई थी। व्हाट्सएप की शुरुआत की अगर बात करें 2009 को, 24 फरवरी 2009 को व्हाट्सएप की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अब अगले प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब भी आज के समय में दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज लाखों और हजारों लोग यूट्यूब के माध्यम से फायदा ले रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिसके बारे में आपको यूट्यूब के बारे में जानकारी ना मिले। चाहे आप खाना बनाने के बारे में जानना चाहते हो, चाहे आप डांस के बारे में जानना चाहते हो, कोई भी समस्या हो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब की शुरुआत की बात करें 14 फरवरी 2005 को हुई थी। यह चैड हर्ले, स्टीन चैन और जावेद करीम नामक 3 पूर्व पेपैल कर्मचारियों द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। 2006 में गूगल ने इसे 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहित कर लिया था, मतलब अपने अधिकार में कर लिया था। तो दोस्तों, यूट्यूब से भी आज लाखों करोड़ों लोग फायदा ले रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगले स्लाइड की अगर हम बात करें, जियो का आज बहुत बड़ा नेटवर्क है। जब जियो सिम स्टार्ट हुआ था उस समय इसका मतलब नेटवर्क बहुत कम था, इसकी जो ग्रोथ थी बहुत कम थी, ना के बराबर थी। 5 रुपए में, 10 रुपए में 6 महीने तक सिम को फ्री रिचार्ज किया जाता था। लेकिन आज दुनिया में जियो का बहुत बड़ा नेटवर्क है। दोस्तों, जियो सिम की शुरुआत की अगर हम बात करें 5 सितंबर 2016 को हुई थी। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक दूरसंचार सहायक कंपनी जियो द्वारा लॉन्च किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय पे गूगल को, यूट्यूब को और फेसबुक को बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग इनका यूज करना जानते थे। लेकिन जैसे ही जियो ने अपना स्टार्टअप शुरू किया और जियो के साथ साथ यूट्यूब और गूगल को भी आज करोड़ों लोग जानते हैं और लाखों करोड़ों लोग आज गूगल से और यूट्यूब से अपना रोजगार ले रहे हैं और लाखों लोग और करोड़ों लोग आज गूगल, यूट्यूब, फेसबुक से फायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज जियो का भी आज बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो दोस्तों, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। व्यक्ति साइकिल से मोटरसाइकिल पे आया, मोटरसाइकिल से कार पे आया और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। इसी तरीके से मार्केट बदल रहा है। एक समय था गांव में बाजार लगते थे और गांव में हफ्ते में एक दिन बाजार लगता था और उस दिन जो कस्टमर थे वो बाजार में जाते थे और खरीदारी का सामान खरीद के लाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो शहर से जुड़ते गए और शहर से जब जुड़ने लगे तो फिर शहर में हर समय बाजार लगता है। तो कोई भी शॉपिंग की अगर बात करें तो आज के समय में लोग बाजारों में कम जाते हैं लेकिन शहर में ज़्यादा जाने लगे।
क्योंकि मार्केट भी अपने हिसाब से बदल रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। आप देख पा रहे होंगे कि अधिकतर लोग जो होते हैं गाँव में छोड़ के, जहाँ बाजार लगते थे गाँव में, वो गाँव को छोड़कर शहरों में जाते हैं और ताज़ा सब्जी, ताज़ा सामग्री लेना पसंद करते हैं। साथियों, कहने का मतलब ये है कि आज हम ज़रूरत के हिसाब से जो रोज़मर्रा के सामान खरीदने जाते हैं, तो वह भी हम कहीं ना कहीं मार्केट से जाते हैं। जैसे कि ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हम डेली बेस में मार्केट से खरीदते हैं। मिर्च, धनिया, मसाला, ये ज़रूरत के हिसाब के प्रोडक्ट हैं। इनको तो व्यक्ति को चाहे कोई भी समस्या हो, पैसा हो ना हो, लेकिन इनको तो व्यक्ति को ये रोज़ की ज़रूरत है। इनको तो व्यक्ति मार्केट से कहीं ना कहीं से खरीदता ही है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमने बात की घर में ज़रूरत के हिसाब से मिर्च, मसाले, चाय पत्ती की अगर बात करें तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके ढेर सारे बागान लगते हैं और इस नेटवर्क से जहाँ मैन्युफैक्चर चाय पत्ती की जाती है और वहाँ से कस्टमर तक आने के बाद आज इस नेटवर्क में भी आज हजारों लोग जुड़े हैं और हजारों लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। हजारों लोग इस नेटवर्क से जुड़कर अपनी जीविका चला रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट चलता है और मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है। पुराने समय की अगर बात करें तो दातून, जो हमारे घर वाले, जो बुजुर्ग, हमारे परिवार वाले और हमारे घर वाले जो दातून थी वो राख से करते थे, लेकिन आज के समय में नए नए उसके पेस्ट आ रहे हैं। साबुन की अगर बात करें तो उस समय मिट्टी से लोग नहाते थे, लेकिन आज के समय न्यू ब्रांड की साबुन आ रही हैं। और ये जो मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, उस प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों से प्रचार करवाया जाता है। उसके बारे में बुलाया जाता है सेलिब्रिटी लोगों को और उसके बारे में ऐड करवाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ट्रेडिशनल रिटेल, मैन्युफैक्चर से कोई भी प्रोडक्ट जब निकलता है तो होलसेलर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, रिटेलर और कस्टमर। और एडवर्टाइजिंग, अब बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो सदी के महानायक बॉलीवुड के बेताज बादशाह श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ये फिल्म बनाते हैं। फिल्म के साथ साथ ये टीवी पे आते हैं कुछ सेकंड के लिए और बोलते हैं साहब नवरत्न लगाओ तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल और टेंशन जाओ भूल। क्योंकि जो प्रचार में है, एड में और प्रचार में करोड़ों रुपए जो खर्च होता है वो कस्टमर का होता है। अगली जो इनकी पुत्रवधू है ऐश्वर्या राय बच्चन, ये बोलती है मेरी खूबसूरती का राज है लक्ष्य। तो कहने का मतलब कि जो मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट निकलता है और कस्टमर तक आता है, उसके बीच में ढेर सारे लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएफ एजेंट, एडवर्टाइज में ज्यादा पैसा खर्च होता है। जूही चावला बोलती हैं घने बालों का राजा केस किंग। अगले सलमान खान आज कुछ तूफानी करते हैं, ये तूफानी थम्सअप पीते हुए बताते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या दोस्तों थम्सअप से तूफानी होती है? नहीं होती है। तो कहने का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट से निकलता है, मैन्युफैक्चर की कॉस्ट से जब निकलता है तो 30% और 35% की कॉस्ट पर बनता है, लेकिन कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वही प्रोडक्ट 100 रुपये में हो जाता है। वही प्रोडक्ट 100% में कस्टमर तक पहुंचता है। ये सेलिब्रिटी लोग ये प्रचार करते हैं और प्रचार में करोड़ों रुपए खर्चा होता है। ये पैसा किसका जाता है साथियों? ये पैसा जो जाता है ये कस्टमर का जाता है। इसे बोलते हैं मार्केटिंग। लेकिन जो बीच के लोग हैं, जिन्हें बीच का हम बिचौलिया बोल सकते हैं, बीच के लोगों के पास आज देखो आप ढेर सारा पैसा है, ढेर सारे वो अच्छे घरों में रह रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब कस्टमर के पास प्रोडक्ट 100% में जाता है। जैसे कि इस सर्कल में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल तैयार होता है। रॉ मटेरियल तैयार होने के बाद सप्लायर के पास आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मैन्युफैक्चरिंग में 35% की कॉस्ट पे प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वही प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लक्स साबुन 10 रुपए की 3 रुपए में, 3.5 रुपए में बनकर तैयार होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए की बन जाएगी। सुई से लेके जहाज तक यही तरीके से मार्केट चलता है। और जो बीच का 70% पैसा होता है, जो बीच का 70% पैसा होता है दोस्तों, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, एडवर्टाइज में, ट्रांसपोर्ट में, ये 70% पैसा खर्च होता है। और ये 70% पैसा दोस्तों किसका जाता है? ये 70% पैसा जाता है कस्टमर का। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में। अब हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की उत्पत्ति, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो लगभग 1998 में इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया था।
अमेरिका के कोई व्यक्ति थे और अमेरिका के व्यक्ति इस व्यवसाय को हमारे भारत में लेके आए थे। लोग इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारे भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग का लोग आज भी विरोध करते हैं और पहले भी विरोध करते थे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। लोगों को स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, इसलिए लोग इसके आज भी विरोध में हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मार्केट से हम खरीदारी कहीं ना कहीं से कर रहे हैं। पेपर की कटिंग है, आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 108.4 अरब पहुंचने की उम्मीद है। ये 2010 से 2011 के बीच की कटिंग है, लेकिन आज सैकड़ों में, आज 500 से भी ज़्यादा अरब पहुंचने की उम्मीद है डायरेक्ट सेलिंग की। आज इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार ने इसकी रफ्तार को देखा, भारत सरकार ने समझा कि लोगों को इससे फ़ायदा मिल सकता है, तो भारत सरकार ने गाइडलाइंस निकाली। आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारे श्रीमाननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और रामविलास पासवान जी। इन्होंने गाइडलाइन निकाली। MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मंत्रालय होता है, कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, MCA से भी मतलब डायरेक्ट सेलिंग आज रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड कोर्स इन डायरेक्ट सेलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप देख पा रहे होंगे गूगल पे अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस के बारे में, तो डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस, अब इसकी पढ़ाई भी चालू हो चुकी है। PG डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, सोलनी यूनिवर्सिटी सोलन, ये दिल्ली में इसकी यूनिवर्सिटी खुली है। टोटल फीस है 1,51,000 रुपये, 1 ईयर फुल टाइम कोर्स PG डिप्लोमा। तो दोस्तों, भारत सरकार ने भी इसे पूरी तरीके से लीगल बताया है। शॉपिंग करने के हर व्यक्ति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, रिटेल स्टोर या शॉप या मॉल से व्यक्ति शॉपिंग करता है। तो दोस्तों, मॉल से शॉपिंग करने पर या फिर रिटेल स्टोर से शॉपिंग करने पर MRP पर प्रोडक्ट मिलता है, ऑन MRP। 50 रुपए की चीज है तो वो आपको 50 में मिलेगी। दूसरा, फैक्ट्री आउटलेट से लोग शॉपिंग करते हैं, तो फैक्ट्री आउटलेट से ऑन MRP पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पे। जैसे 70 की चीज है तो वो आपको 65 में मिल सकती है फैक्ट्री के आउटलेट से, लेकिन वहां आपको 10 से 20,000, 5,000 का सामान लेना पड़ेगा। आप 10-50 रुपए का सामान नहीं ले सकते फैक्ट्री के आउटलेट से। लेकिन तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग, जैसे कि Amazon से लोग खरीद रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से शॉपिंग करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट की सर्विस होती है, डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ना, डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ना, इसे बोलते हैं सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी के और कस्टमर के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग से अगर कोई व्यक्ति सामान खरीदता है और अपने जो जानकार लोग होते हैं उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से शॉपिंग करवाता है, तो बीच का जो 70% पैसा होता है, जो बीच के बिचौलियों में, उस मार्केट में हमने देखा था मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजर, तो जो 70% पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केट में जो बीच के लोगों को मिलता था, वही 70% पैसा डायरेक्ट सेलिंग में आपको और हमको मिलता है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपना यहाँ फ्यूचर बना सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है, अच्छी कार ले सकता है। हमने जाना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अब आप बात करेंगे ये पैसा आया कहाँ से। तो दोस्तों, ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा जो बीच के लोग थे ट्रेडिशनल मार्केट में, जैसे कि तो इस स्लाइड के माध्यम से ये फैक्ट्री से जब कोई भी प्रोडक्ट चलता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, जो 70% पैसा होता है इनको हटा देती है डायरेक्ट सेलिंग। ये बीच के लोगों को, एडवर्टाइज को, रिटेलर को, होलसेलर को, और इनको हटाकर डायरेक्ट कस्टमर से कंपनियां जुड़ती हैं। और डायरेक्ट कंपनी जब कस्टमर से जुड़ती है तो जो 70% पैसा होता है वो कस्टमर को मिलता है, जो एक कस्टमर का अधिकार भी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।